जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। और आज ज्योग्राफी की पहली बुक के अंतिम चैप्टर मानव बस्ती, उसका टेस्ट है हम आयोजित करने जा रहे हैं। आप सबको एक्टिव होकर इसमें भाग लेना है और टेस्ट के बाद आप अपने स्कूल का नाम लिखते हुए अपने मार्क्स है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही आज आपकी फर्स्ट बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट आने वाले 3-4 दिनों बाद हम आपकी फर्स्ट बुक का एक बड़ा टेस्ट बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग है वो लेंगे। इसलिए आप सभी बच्चे इस फर्स्ट बुक को अच्छे से दोबारा तैयार कर लीजिएगा। और ये काम हम पूरे सेशन पूरे जो अपना सत्र है सेशन है उसके अंदर बार बार आयोजित करते रहेंगे ताकि अच्छे से अपनी ज्योग्राफी की बुक है वो आपको तैयार हो जाए। और साथ साथ में आप सेकंड बुक है वो भी स्टार्ट कर दीजिएगा, उसके भी वीडियो लिंक है वो प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। हो जाएं तैयार। पहला प्रश्न, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाला कारक है। एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्रामीण बस्तियों को कौन से कारक है वो प्रभावित करते हैं? जल आपूर्ति, उच्च भूमि के क्षेत्र, गृह निर्माण सामग्री या उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? बोलिएगा। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, तो जल आपूर्ति भी प्रभावित करती है, उच्च भूमि के क्षेत्र भी, गृह निर्माण की सामग्री भी। तो इसका मतलब उत्तर हो गया ऑप्शन 4। और बहुत अच्छी बात है, सभी का सही, उपयुक्त सभी। जल आपूर्ति, भूमि, उच्च भूमि के क्षेत्र, गृह निर्माण सामग्री, सुरक्षा, ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो किसी बस्ती को, गांव को बसने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दूसरा, वन ग्राम एवं मरुस्थलीय ग्राम का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? आकृति के आधार पर, विन्यास के आधार पर, कार्य के आधार पर या जलवायु के आधार पर? पहले आप प्रश्न को समझिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। वन ग्राम और मरुस्थलीय ग्राम ये कंडीशन दी गई है भी, ये वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? आपको याद होगा, आप ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप जब पढ़ते हो भी, ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण है वो कई मापदंडों के आधार पर किया जाता है। उनमें से वन ग्राम और मरुस्थलीय जो ग्राम है, चाहे मैदानी ग्राम की बात करें, पठारी ग्राम की बात करें, ये जो वर्गीकरण किया जाता है ये किसके आधार पर होता है? सही उत्तर है वो है विन्यास, ओरिएंटेशन। ऑप्शन संख्या 2, ये वर्गीकरण विन्यास के आधार पर किया गया है। कार्य के आधार पर बात करें तो कृषि गांव, मछुआरों के गांव, लकड़हारों के गांव, पशुपालक गांव ये होते हैं। आकृति के आधार पर हम बहुत सी रेखीय, आयताकार, वृत्ताकार, तारेनुमा, टी नुमा इसकी बात करते हैं। तो अलग अलग वर्गीकरण के मापदंड हैं। आप समझ पा रहे हो ना भी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट से हमारे कंसेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, जो कि बड़े प्रश्नों को तैयार करने से इतने तैयार नहीं होते कंसेप्ट। इसलिए पहले जब भी किसी चैप्टर को तैयार करें तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अच्छे से समझें, एक कंपटीटर स्टूडेंट की तरह सोचें। इसमें सीधा ये नहीं है भी प्रश्न पढ़कर जल्दी से उत्तर दें, बल्कि प्रश्न को समझना है और दिए गए ऑप्शन को। उससे क्या है, टॉपिक अच्छे से जो बात लिखी होती है वो क्लियर हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार के प्रतिरूप यानी पैटर्न की बस्तियां सड़क के तिराहे पर विकसित होती है? किस प्रकार के पैटर्न की, जो ग्रामीण बस्तियों के पैटर्न पड़े हैं, सड़क के तिराहे पर विकसित होती है? टी आकार की बस्ती, रेखिक प्रतिरूप की बस्ती, क्रॉस आकार की बस्ती या वाई आकार की बस्ती? क्या होगा इसका सही उत्तर? सोचिएगा। तिराहे पर जब 3 सड़कें आपस में मिलती है, तिराहा बनता है, तो किस प्रकार की आकृति बन जाती है? अपने आप ये क्लियर हो जाता है और वो है ऑप्शन संख्या 1, टी आकार की बस्ती। जब 3 ओर से सड़कें आपस में मिलती है उसको कहते हैं टी आकार की बस्ती। रेखिक प्रतिरूप आपको पता है, जब सड़कों, रेल लाइनों, नदियों, उनके किनारे जब बस्ती बस जाती है। वाई आकार की बस्तियां उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां 2 मार्ग आकर तीसरे में मिलते हैं। जब इस प्रकार की सिचुएशन होती है तो वाई आकार की बस्ती हो जाती है।
क्रॉस आकार की बस्तियां हैं वो हमें कहाँ मिलती है? चौराहे पर मिलती है। तो टी आकार की जब इस प्रकार से सड़कें आपस में एक दूसरे, दो सड़कें हैं और वो क्रॉस करती हो 90 डिग्री पर, और इस प्रकार से 3 सड़कें मिलती है वाई और ये क्रॉस करती है, तो वो जो क्रॉस आकार की एक्स आकार की बस्ती बन जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा, नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर बसे गांव क्या कहलाते हैं? आपने देखा होगा, बस ये बस्तियों के जो प्रकार ही आपने पढ़े हैं, बस्तियों की आकृति के आधार पर जो प्रकार है वहां से लिया गया प्रश्न है। रेखिक ग्राम, दोहरे ग्राम, आयताकार ग्राम या वृत्ताकार ग्राम। नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर दोहरे ग्राम होते हैं। किस प्रकार के गांव हैं? वो दोहरे ग्राम हैं। तो दोहरे ग्राम हैं वो कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा, सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सन्नगर शब्दावली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, उसका नाम बताना है। और हुआ ये शब्द दिया गया कब, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, और वो है 1915 में। 1915 में ये शब्द आया था। किसने दिया हमें ये बताना है। जीन गोटमैन ने, जॉनसन ने, पैट्रिक गिडीज ने, या इनमें से कोई नहीं। तो सन्नगर शब्दावली 1915 में सबसे पहले इस्तेमाल की, बिल्कुल सही, ऑप्शन 3 पैट्रिक गिडीज ने भी। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर अभी तक भी किसी बच्चे ने ये चैप्टर तैयार नहीं किया है या अभी उसको वीडियो लिंक की कोई दिक्कत है, तो आप इसी वीडियो के नीचे जो टाइटल लिखा होता है उसके साइड में एक नीचे का एरो का निशान होता है, तो उसको खोलेंगे आप, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक पूरा स्क्रीन खुल जाएगी और उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो उसके अंदर भी आपको सारे जो वीडियो लिंक है, प्लेलिस्ट के लिंक है और अन्य काफ़ी सारी जानकारी है वो वहाँ पर मिल जाती है, या फिर आप ऊपर वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट में भी जाकर इन सबको वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, क्या निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे आपको मिलती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। सड़क, नदी या नहर, कोई भी सड़क है, नदी है, अगर इसके किनारे कोई गांव बस जाता है तो वो किस प्रकार की बस्ती का उदाहरण है? वृत्ताकार, रेखीय, चौकपट्टी या वर्गाकार। तो अपने आप ही क्लियर हो रहा है डायग्राम। इन आपको ना ये सारे जो डायग्राम मैंने वीडियो सेशन में बताया है, ग्रामीण बस्तियों के जो प्रतिरूप है, 6 जो डायग्राम हैं वो अच्छे से आपको बनाने आने चाहिए और बहुत इजी तरीके से मैंने इनको बनाना बताया है। तो जरूर उनका रफ कॉपी के ऊपर अभ्यास कीजिएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? और वो है ऑप्शन 2, रेखीय, लीनियर जो पैटर्न है वो बन जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां, क्या निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। ग्रामीण बस्तियों की हमने बात समझ लेते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों यानी गांवों के अंदर, ग्रामीण बस्ती मतलब गांवों की बात हो रही है, तो गांव के अंदर मुख्य आर्थिक क्रिया कौन सी होती है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक, कौन सी होती है? तो आप सबको अच्छे से पता है, गांव के अंदर मुख्यतः प्राथमिक कार्य संपन्न होते हैं, और जबकि शहरों के अंदर आपको द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक कार्य वाले लोग हैं वो ज्यादा मिलते हैं। तो गांव की मुख्य आर्थिक क्रिया कौन सी हुई? प्राथमिक। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां, क्या निम्न में से किसका अध्ययन मानव भूगोल का मूल आधार है? मानव भूगोल का मूल आधार दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है। मानव भूगोल का मूल आधार तापमान है, मानव बस्ती है, नगर या सन्नगर। तो सही उत्तर क्या होगा? और वो है ऑप्शन 2, मानव बस्ती। तापमान आपको पता है भौतिक भूगोल में चला गया, नगर, सन्नगर ये सारे किस में आ जाते हैं? मानव बस्ती में, क्योंकि मानव बस्ती के 2 प्रकार हैं, ग्रामीण और नगरीय। तो ये नगर, सन्नगर ये नगरीय बस्तियों में आ जाते हैं। तो मूल आधार क्या हुआ? मानव बस्ती, अर्थात ग्रामीण और नगरीय बस्ती। तो दूसरा इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां, ए लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू ए बिग रिजल्ट।
9वां क्वेश्चन है, वह बस्ती जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं वो किस प्रकार की बस्ती है? आपने सबसे पहले बस्तियों के प्रकार पढ़े हैं, उन्हीं से लिया गया प्रश्न भी। वो कौन सी बस्तियां हैं जिसमें मकान एक दूसरे के समीप यानी बहुत ही पास पास होते हैं? सहंत, प्रकीर्ण, रेखिक या इनमें से कोई नहीं। तो जब पास पास मकान बने हुए होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? वो कहलाए जाते हैं कॉम्पैक्ट, यानी ऑप्शन 1 सहंत बस्ती कहलाती है, सहंत बस्ती। अगला प्रश्न देखिएगा 10वां, के निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां झील व तालाबों आदि क्षेत्रों के चारों ओर होती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। झील और तालाब, जैसे सपोज करें ये कोई झील है भी या कोई तालाब मान लीजिए, इसके चारों ओर अगर मकान बन जाते हैं यानी गांव बस जाता है, अर्थात ग्रामीण बस्ती डेवलप हो जाती है, तो ये किस प्रकार का पैटर्न बन जाता है ये बताना है। ये आयताकार बना, वृत्ताकार बना, रेखिक बना या टी आकार का? तो ऐसे डायग्राम बनाते ही अपने आप क्लियर हो जाता है। और सही उत्तर हुआ बिल्कुल सही ऑप्शन 2 सर्कुलर, यानी ये वृत्ताकार पैटर्न है वो बनता है। अगला प्रश्न देखिएगा 11वां, क्या निम्न में से कौन सा प्रशासनिक नगर नहीं है? प्रशासनिक नगर दिल्ली, बीजिंग, लंदन या आगरा, कौन सा नहीं है? अब सबसे बड़ी बात यह आती है, हमें यह पता होना चाहिए भी प्रशासनिक नगर कौन से होते हैं? जहां पर गवर्नमेंट के सारे ऑफिस होते हैं, जहां पर बैठकर वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, प्रशासनिक नगर होते हैं। सीधा सिंपल भाषा में हम जाने तो हर देश या स्टेट की जो राजधानी होती है मुख्यतः वो प्रशासनिक नगर होते हैं। तो यहाँ आपको ये बताना है भी प्रशासनिक नगर कौन सा नहीं है, दिल्ली, बीजिंग, लंदन या आगरा। तो दिल्ली भारत की राजधानी, बीजिंग चाइना की, लंदन इंग्लैंड की और आगरा तो यूपी के अंदर है, ताजमहल के लिए जाना जाता है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 प्रशासनिक नगर है वो नहीं है। इस प्रकार से समझते हुए अपने को प्रश्नों को हल करना है। 12वां प्रश्न, निम्न में से अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। अदीस अबाबा इथोपिया की, भारत की, ईरान की या दक्षिण अफ्रीका की? अदीस अबाबा जो नवीन पुष्प के रूप में जाना जाता है और इस नगर की जो स्थापना है वो 1878 में हुई थी और संपूर्ण जो नगर है वो पर्वतीय घाटियों से पर्वतीय जो घाटियां हैं उनके ऊपर स्थित है यहाँ। तो कहाँ किस देश की राजधानी है? बिल्कुल सही ऑप्शन 1 इथोपिया की। तो अदीस अबाबा नवीन पुष्प के नाम से जाना जाता है। इथोपिया का राजधानी नगर है अदीस अबाबा। अदीस यानी नया, अदीस का मतलब क्या है? नया, और अबाबा का मतलब है पुष्प, तभी तो हम इसको कहते हैं नया पुष्प या नवीन पुष्प। और इसकी स्थापना 1878 में हुई। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है कैनबरा, यहां पूछ लेता हूं। आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर भी आप मुझे बताइएगा। कैनबरा किस देश की राजधानी है? किस देश की? ये आपको ऑप्शन जो प्रश्न दिया है इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, न कि लाइव चैट के अंदर। कैनबरा किस देश की राजधानी है? अगला प्रश्न देखिएगा 13वां, 1957 में मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? पहले हमने 1915 में सन्नगर शब्द की बात की थी, याद रखिएगा। 2 बहुत प्यारे क्वेश्चन है। यहां पर मेगालोपोलिस है, पहले सन्नगर शब्द आया था, सन्नगर। इसका सन क्या था? 1915, और देने वाला था पैट्रिक गिडीज था इसका। अब है मेगालोपोलिस, ये शब्द कब आया? 1957 में। किस विद्वान ने दिया? ऑप्शन आपके सामने जो लिखे उनमें से लेविस, ममफोर्ड, गिडीज, जीन गोटमैन या हर्बर्टसन ने। और सही उत्तर है फिर जीन गोटमैन ने। तो ध्यान रखिएगा पैट्रिक गिडीज है, इसने सन्नगर शब्द 1915 में दिया, और जीन गाटमैन ने मेगालोपोलिस शब्द है वो 1957 के अंदर दिया। बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं।
अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मेगा सिटी निम्न में से कौन सा है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, सियोल या मैक्सिको सिटी? विश्व का सबसे बड़ा मेगा सिटी कौन सा है भाई? सबसे बड़ा मेगा सिटी, और सही उत्तर है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, टोक्यो, जापान। टोक्यो विश्व का सबसे बड़ा मेगा सिटी है भाई, टोक्यो। और अगर 2012 वाले आंकड़े देखें तो 38,140 10 लाख में ये जनसंख्या है 2017 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी है? विश्व की प्रथम मेगा सिटी, ध्यान रखिएगा, एक 14वां प्रश्न और इसको दोनों को, विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी है भाई? शिकागो, टोक्यो, न्यूयॉर्क या लंदन? तो विश्व की प्रथम मेगा सिटी है, सही उत्तर क्या होगा? और वो है न्यूयॉर्क। विश्व की प्रथम मेगा सिटी है, वो है न्यूयॉर्क। तो ये थे आज के अपने 10वें चैप्टर के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। अपनी थीम है ए लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू ए बिग रिजल्ट। अब की बार फिर अपना सपना है, अब की बार 90 पार, जिसे हम अचीव करके रहेंगे। और ये अपना टेलीग्राम चैनल भी है सिद्धिविनायक संग्रिया, यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण सूचना और जो PDF वगैरह है वो उपलब्ध रहती है, वीडियो लिंक उपलब्ध रहते हैं। तो कोई जानकारी भी शेयर करनी है तो यहाँ कर देता हूँ, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन है वो कर सकते हैं। अब आपको अपना नाम तो भले ही लिखे नहीं लिखे, लेकिन स्कूल का नाम लिखते हुए अपने मार्क्स हैं वो जरूर शेयर है वो करने हैं। और अब आपको एक ही काम है, अगले 3-4 दिन में आपको इस 10 चैप्टर को यानी 1 से 10 फर्स्ट बुक को अच्छे से तैयार करना है। बहुत जल्द हम पूरी बुक का बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट है वो लेने जा रहे हैं। ये जानकारी शुरू में भी दे दी, लेकिन जो बच्चे बाद में जुड़े हों उनके लिए भी ये बात बहुत ज़रूरी है। तो एक बार पुनः स्टार्ट कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का टेस्ट भी आपका शानदार रहा होगा।